अध्याय 3 भारतीय लोकतंत्र की कहानियाँ। ये समाजशास्त्र 12वीं का तीसरा अध्याय है और आप लगातार अगर आप इन सभी चीज़ों को जैसे कंटिन्यू पढ़ने की कोशिश करते हैं और इसको लगातार आप इसको पढ़ते हैं तो आपको किसी अन्य चीज़ को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इन चीज़ों में एनसीईआरटी के जितने भी बुक हैं उनमें हम किसी भी शब्दों को बिना छोड़े लगातार इसका अध्ययन करते हैं। अगर आप इसको एक बार पढ़ भी लेते हैं या इस वीडियो को आप एक बार देखते भी हैं तो आपको दोबारा बुक पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं होगी। और कंप्लीट बुक इसी सीरीज में जैसा आप स्वयं में घर में पढ़ते हैं उसी तरह कंप्लीट बुक इसी में ही समझाया गया है। तो देखिए, चलो स्टार्ट करते हैं। हम सभी इस विचार से परिचित हैं कि लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। लोकतंत्र की दो मुख्य श्रेणियां हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और प्रातिनिधिक लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में सभी नागरिक बिना किसी चयनित या मनोनीत पदाधिकारी की मध्यस्थता के सार्वजनिक निर्णयों में स्वयं भाग लेते हैं, लेकिन यह पद्धति केवल वही व्यवहारिक है जहां लोगों की संख्या सीमित हो। उदाहरणतः एक सामुदायिक संगठन या आदिवासी परिषद या फिर किसी श्रमिक संघ की स्थानीय इकाई, जहां सभी सदस्य एक कक्ष में एकत्र होकर विभिन्न मुद्दों पर परिचर्चा कर सके और सर्वसम्मति या बहुमत से निर्णय ले सके। विशाल और जटिल आधुनिक समाज में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की संभावनाएं बहुत कम हैं। आजकल हर जगह सामान्यतः प्रातिनिधिक लोकतंत्र ही पाया जाता है, चाहे वह 50,000 की जनसंख्या वाला एक कस्बा हो या फिर 10 करोड़ की जनसंख्या वाले राष्ट्र। इसमें सार्वजनिक हित की दृष्टि से राजनीतिक निर्णय लेने, कानून बनाने और कार्यक्रम को लागू करने के लिए नागरिक स्वयं अधिकारियों को चुनते हैं। हमारे देश में प्रातिनिधिक लोकतंत्र है। प्रत्येक नागरिक को अपने प्रतिनिधि के पक्ष में मत देने का अधिकार है। लोग पंचायत, नगर निगम बोर्ड, विधानसभा और संसद आदि सभी स्तरों पर अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। अब यह धारणा बलवती होती जा रही है कि लोकतंत्र में जनता की नियमित भागीदारी होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब केवल हर 5 साल में मतदान करना भर नहीं है। इस तरह सहभागी लोकतंत्र और विकेंद्रीकृत प्रशासन दोनों ही धारणाएं हैं अत्यंत लोकप्रिय है। सहभागी लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए किसी समूह या समुदाय के सभी सदस्य एक साथ भाग लेते हैं। इस अध्याय में विकेंद्रीकृत और जमीनी लोकतंत्र के एक उदाहरण के रूप में पंचायती राज व्यवस्था, जो कि विकेंद्रीकरण की तरफ एक महत्वपूर्ण कदम है, की व्याख्या की जाएगी। भारत के उपनिवेश विरोधी लंबे संघर्ष की परंपरा से ऐसी प्रणालियां व मूल्य विकसित हुए। इन दोनों से भारतीय लोकतंत्र की नींव पड़ी। देश में इतनी विविधता और असमानता के होते हुए भी स्वतंत्रता के बाद के 60 वर्षों में भारतीय लोकतंत्र ने जो सफलता प्राप्त की है वह अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस अध्याय में भारत के समृद्ध व जटिल अतीत और वर्तमान का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करना संभव नहीं है। अतः इस अध्याय में हम भारत में लोकतंत्र के विकास के विषय में संक्षिप्त दृष्टिकोण एवं सामग्री उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। आइए सबसे पहले हम भारतीय लोकतंत्र के मूल आधार भारतीय संविधान को देखें। हम इसके केंद्रीय मूल्यों या मान्यताओं पर दृष्टि केंद्रित करेंगे, संविधान निर्माण के विषय में संक्षिप्त चर्चा करेंगे और साथ ही संविधान निर्माण के समय होने वाले विवादों से संबंधित विभिन्न दृष्टिकोण को देखेंगे। दूसरा, हम लोकतंत्र की जमीनी प्रक्रियात्मकता के स्तर पर दृष्टिपात करेंगे, विशेष रूप से पंचायती राज व्यवस्था पर। इन दोनों ही विषयों के प्रतिपादन में आप पाएंगे कि लोगों के विभिन्न समूह हितों की प्रतिस्पर्धा में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और ऐसा प्राय विभिन्न राजनीतिक दल भी कर रहे हैं। एक प्रक्रियात्मक लोकतंत्र का यह अनिवार्य अंग है। इस अध्याय के तीसरे भाग में यह स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि हितों की प्रतिस्पर्धा में हित समूह किस प्रकार कार्य करते हैं, हित समूह और राजनीतिक दल से क्या आशा है और भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में इसकी क्या भूमिका है। भारतीय लोकतंत्र के केंद्रीय मूल्य। आधुनिक भारत के अन्य विभिन्न विशेषताओं की तरह ही हमें आधुनिक भारतीय लोकतंत्र की कहानी का प्रारंभ भी औपनिवेशिक काल से ही करना चाहिए। आपने अभी ऐसे बहुत से संरचनात्मक और सांस्कृतिक परिवर्तनों के विषय में पढ़ा है जिन्हें ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने जानबूझकर उत्पन्न किया था। इनमें से कुछ अनैच्छिक रूप से हो गए। ऐसे परिवर्तन को
लाने की अंग्रेजी की कोई इच्छा नहीं थी। उदाहरणतः उन्होंने यहाँ पाश्चात्य शिक्षा का प्रचार प्रसार इसलिए किया ताकि वे पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त भारतीयों का एक मध्य वर्ग बना सके और उनकी सहायता से यहाँ औपनिवेशिक उपनिवेश शासन को निरंतर चलाते रहे। इससे यहाँ पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त भारतीयों का एक वर्ग बन गया, किंतु इस वर्ग ने ब्रिटिश शासन में सहयोग देने की अपेक्षा लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और राष्ट्र और जैसे पाश्चात्य उदार विचारों का प्रयोग औपनिवेशिक शासन को चुनौती देने के लिए किया। किंतु इसका आशय यह कदापि नहीं है कि लोकतांत्रिक मूल्य और लोकतांत्रिक संस्थाएं विशुद्ध रूप से पश्चिम की ही देन है। देश के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक फैले हुए हमारे प्राचीन महाकाव्य, कृतियाँ व विविध लोक कथाएं, संवादों, परिचर्चाओं और अंतर्विरोधी स्थितियों से भरी पड़ी है। किसी पहली लोकगीत, लोक कथा या किसी महाकाव्य कहानी के विषय में विचार कीजिए जो इन विषय दृष्टि बिंदुओं को स्पष्ट करती हो। हम महाकाव्य महाभारत से एक उदाहरण लेते हैं। जैसा कि हमने अध्याय 1 और अध्याय 2 में देखा कि आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन का कारण न तो केवल भारतीय विचार है और न केवल पाश्चात्य, बल्कि यह भारतीय और पाश्चात्य विचारों का संयोग और उनकी पुनर्व्याख्या है। हमने समाज सुधारकों के संदर्भ में ऐसा ही देखा है। हमने समानता के आधुनिक विचार और न्याय के पारंपरिक विचार दोनों का उपयोग देखा है। लोकतंत्र भी इसका अपवाद नहीं है। औपनिवेशिक भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के अलोकतांत्रिक व भेदभावपूर्ण प्रशासनिक व्यवहार तथा उनके द्वारा प्रसारित और पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त भारतीयों द्वारा पढ़े गए पाश्चात्य लोकतांत्रिक सिद्धांतों में तीव्र अंतर्विरोध मिलता है। भारत में फैली निर्धनता और सामाजिक भेदभाव की प्रबलता लोकतंत्र के अर्थ पर गंभीर प्रश्न चिन्ह है। क्या लोकतंत्र का अर्थ केवल राजनीतिक स्वतंत्रता है या फिर आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय भी? क्या जाति, संप्रदाय, नस्ल, लिंग आदि के बावजूद सबके लिए समान अधिकार के बारे में भी लोकतंत्र सार्थक है? और यदि ऐसा है तो फिर ऐसा असमान समाज में वास्तविक समानता का अनुभव कैसे किया जा सकता है? प्रश्न करने की परंपरा। महाभारत में जब भृगु ऋषि महर्षि भारद्वाज को बताते हैं कि जाति विभाजन विभिन्न मनुष्यों के शारीरिक लक्षणों में पाई जाने वाली भिन्नताओं से संबंधित है, जो कि त्वचा के रंग में परिलक्षित होती है, तब भारद्वाज ने न केवल सभी जातियों के मनुष्यों की त्वचा के रंग की और संकेत करते हुए यदि विभिन्न रंग विभिन्न जातियों के सूचक हैं तो सभी जातियां मिश्रित जातियां हैं, बल्कि और भी गंभीर प्रश्न करते हुए उन्हें प्रत्युत्तर दिया, हम सभी इच्छा, क्रोध, भय, दुख, चिंता, भूख और श्रम से प्रभावित होते हैं, फिर हमें जातिगत भिन्नताएं कैसे हैं? आज समाज नए रूप में स्थापित होने की ओर अग्रसर है। जैसा कि फ्रांसीसी क्रांति ने 3 शब्दों बंधुता, स्वतंत्रता और समानता जैसे शब्दों में व्यक्त किया था। इसी नारे के कारण फ्रांसीसी क्रांति का स्वागत किया गया था, लेकिन यह समानता लाने में असफल रहा। हमने रूसी क्रांति का स्वागत किया क्योंकि इसका उद्देश्य भी समानता लाना ही था, किंतु इस बात पर बहुत बल देने की आवश्यकता नहीं है कि समानता उत्पन्न करने के लिए समाज और बंधुता अथवा स्वतंत्रता का बलिदान कर दे। बंधुता और स्वतंत्रता समानता के अभाव में मूल्यहीन है। इसका तात्पर्य यह है कि इन तीनों का सह अस्तित्व तभी संभव है जब बुद्ध के मार्ग का अनुसरण किया जाए। 3.2 के लिए अभ्यास है, उसको नहीं देखते हैं हम। भारत की स्वतंत्रता से बहुत पहले इनमें से अधिकांश मुद्दों पर विचार किया जा चुका था। जब भारत ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा था, उस समय एक दृष्टिकोण उत्पन्न हो चुका था कि भारतीय लोकतंत्र कैसे होना चाहिए। बहुत पहले 1928 में मोतीलाल नेहरू तथा 8 अन्य कांग्रेसी नेताओं ने भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन के प्रस्ताव में विचार किया गया था कि स्वतंत्र भारत का संविधान कैसा होना चाहिए। कराची अधिवेशन का प्रस्ताव एक ऐसे लोकतंत्र की परिकल्पना करता है जिसका अर्थ केवल चुनाव करवाने की औपचारिकता पूरा करना ही नहीं, बल्कि एक यथार्थ व प्रामाणिक लोकतांत्रिक समाज की स्थापना के लिए भारतीय सामाजिक संरचना पर पुनः यथेष्ट करना भी है। कराची प्रस्ताव में लोकतंत्र की वह दृष्टि स्पष्टता प्रकट होती है
जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भी यह प्रस्ताव उन मूल्यों का उल्लेख करता है जो आगे चलकर भारतीय संविधान में पूर्णतः अभिव्यक्त किए गए। आगे आप देखेंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना केवल राजनीतिक न्याय नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक न्याय को भी सुनिश्चित करने का प्रयास करती है। इसी प्रकार आप देखेंगे कि समानता का आशय केवल राजनीतिक अधिकारों से संबंधित नहीं है बल्कि इसका आशय समान परिस्थिति और अवसर से भी है। कराची कांग्रेस संकल्प 1931। कांग्रेस ने स्वराज की जैसी कल्पना की थी उसने जनता की आर्थिक स्वतंत्रता भी सम्मिलित होनी चाहिए। कांग्रेस ने यह घोषणा की कि कोई भी संविधान तभी स्वीकार्य होगा यदि वह स्वराज सरकार को निम्नलिखित आपूर्तियां करने में सक्षम बनाता है: अभिव्यक्ति, संगठन और सभा की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, सभी संस्कृतियों व भाषाओं की सुरक्षा, कानून के समक्ष सभी नागरिकों की समानता, धर्म, जाति या लिंग के आधार पर रोजगार, श्रम या व्यवसाय में भेदभाव न हो, सार्वजनिक कुओं, स्कूलों आदि पर सभी का समान अधिकार और उसके प्रति सम्मान कर्तव्य, आत्मरक्षा के लिए नियमानुसार हथियार रखने का अधिकार, कोई भी व्यक्ति संपत्ति और स्वतंत्रता से वंचित न हो, धर्मनिरपेक्ष राज्य, वयस्क मताधिकार, निःशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, कोई उपाधि न दी जाए, मृत्युदंड का निषेध, प्रत्येक भारतीय नागरिक को आने जाने की स्वतंत्रता और देश में कहीं भी बसने व संपत्ति रखने का अधिकार तथा कानून द्वारा समान सुरक्षा की सुनिश्चितता, कारखाना मजदूरों के लिए अच्छे जीवन स्तर की व्यवस्था, मालिकों और श्रमिकों के विवादों को हल करने के लिए उचित प्रणाली तथा वृद्धावस्था और बीमारी आदि से रक्षा, सभी श्रमिकों की कृषि दास्ता की दशाओं से मुक्ति, महिला कर्मचारियों की विशेष सुरक्षा, बच्चे खानों और कारखानों में काम न करें, कृषकों व श्रमिकों को संगठन बनाने का अधिकार, भू राजस्व अवधि व कर प्रणाली में सुधार, अनुत्पादित भूमि के राजस्व व कर में छूट तथा छोटे भूस्वामियों के कर में कमी, उत्तराधिकार कर का क्रमबद्ध पैमाने पर होना, सैन्य व्यय में न्यूनतम आधी कटौती, राज्य कर्मचारियों को 500 रुपये मासिक से अधिक वेतन न दिया जाए, नमक कर समाप्त कर दिया जाए और विदेशी वस्त्रों के समक्ष स्वदेशी वस्त्रों को प्राथमिकता और सुरक्षा, नशीले पेय पदार्थों पर प्रतिबंध, मुद्रा व विनिमय राष्ट्रीय हितों में हो, मूल उद्योगों, सेवाओं, रेल आदि का राष्ट्रीयकरण, कृषि ऋणग्रस्तता से राहत व सूदखोरी पर नियंत्रण, नागरिकों के लिए सैन्य प्रशिक्षण। सदस्यता के आवेदन पत्रों पर मुद्रित करने के लिए कराची प्रस्ताव को इस रूप में संक्षिप्त किया गया था: भारतीय संविधान की प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। कराची संकल्प और संविधान के प्रस्तावों को ध्यान से पढ़े, इसमें निहित मूल विचारों को पहचानें। यहाँ पर सरदार नहीं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन निर्वाचक विधानसभा को संबोधित करते हुए दिखाए जा रहे हैं। लोकतंत्र कई स्तरों पर कार्य करता है। इस अध्याय का प्रारंभ हम भारतीय संविधान के दृष्टिकोण से करेंगे, जो भारतीय लोकतंत्र का मूल आधार है। संविधान सभा के मुक्त विचार विमर्श और उनके मत से संविधान उत्पन्न हुआ, अतः इसका दृष्टिकोण और उसकी वैचारिक अंतर्दृष्टि, इसके निर्माण की प्रक्रिया पूर्णतः लोकतांत्रिक है। इस अध्याय का अगला भाग संविधान सभा के वाद विवाद पर आधारित है। संविधान सभा का वाद विवाद एक इतिहास। 1939 में हरिजन नामक पत्र में गांधी जी ने एक लेख लिखा था, द ओनली वे, जिसमें उन्होंने कहा था संविधान सभा अकेले ही जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करने वाले एक पूर्ण सत्य तथा स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है
जो महिलाओं तथा पुरुषों दोनों के लिए भेदभाव रहित वयस्क मताधिकार पर आधारित हो। 1939 में एक संविधान सभा की मांग हुई थी, जिसे अनेक उतार चढ़ावों के बाद साम्राज्यवादी ब्रिटेन ने 1942 में मान लिया। जुलाई 1946 में चुनाव हुए। अगस्त 1946 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विशेषज्ञ सभा ने संविधान सभा में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसमें यह घोषणा की गई थी कि भारत एक गणतंत्र होगा, जहां सभी के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित होगा। सामाजिक न्याय के प्रश्न पर एक जोरदार बहस चली कि जो सरकारी प्रक्रिया निर्धारित होंगे उन्हें राज्य अनिवार्य रूप से लागू करेगा। संविधान सभा में रोजगार का अधिकार, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, भूमि सुधार और संपत्ति का अधिकार और पंचायतों के आयोजन पर बहस हुई। बहस के कुछ अंश यहाँ दिए जा रहे हैं। बहस के कुछ अंश। केटी शाह ने कहा कि लाभदायक रोजगार को श्रेणीगत बाध्यता के द्वारा वास्तविक बनाया जाना चाहिए और राज्य की जिम्मेदारी हो कि वह सभी समर्थ व योग्य नागरिकों को लाभदायक रोजगार उपलब्ध कराए। बी दास ने सरकार के कार्यों को अधिकार क्षेत्र से बाहर की श्रेणियों में वर्गीकृत करने का विरोध किया। मैं समझता हूँ कि भूखमरी को समाप्त करना, सभी नागरिकों को सामाजिक न्याय देना और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। लाखों लोगों की सभा व मार्ग नहीं ढूंढ पाई कि संघ का संविधान उनकी भूख से मुक्ति सुनिश्चित करेगा। सामाजिक न्याय, न्यूनतम मानक जीवन स्तर और न्यूनतम जन स्वास्थ्य सुनिश्चित करेगा। अंबेडकर का उत्तर इस प्रकार था, संविधान का जो प्रारूप बनाया गया है वह देश के शासन के केवल एक प्रणाली उपलब्ध कराएगा। इसकी योजना बिल्कुल नहीं है कि विशेष दल सत्ता में लाया जाए, जैसा कि कुछ देशों में हुआ है। अगर व्यवस्था लोकतंत्र को संतुष्ट करने की परीक्षा में खरी उतरती है तो ये जनता द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा कि कौन सत्ता में होना चाहिए, लेकिन जिसके हाथ में सत्ता है वह मनमानी करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। उसे निर्देशक सिद्धांत कहे जाने वाले अनुदेशों का सम्मान करना पड़ेगा, जिन्हें वह अनदेखा नहीं कर सकता। हाँ, उनके उल्लंघन के लिए वह न्यायालय में उत्तरदायी नहीं होगा, लेकिन चुनाव के समय निर्वाचकों के सामने उसे इन बातों का उत्तर देना होगा। निर्देशक सिद्धांत जिन महान मूल्यों से संपन्न है, उन्हें तभी अनुभव किया जा सकता है जब सत्ता पाने के लिए सही योजना का क्रियान्वयन किया जाए। भूमि सुधार के विषय में नेहरू ने कहा कि सामाजिक शक्ति इस तरह की है कि कानून इस संदर्भ में कुछ नहीं कर सकता, जो इन दोनों की गतिशीलता का एक रोचक प्रतिबिंब है। अगर कानून और संसद स्वयं को बदलते परिदृश्य के अनुकूल नहीं करते हैं तो ये स्थितियों पर नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। संविधान सभा की बहस के समय आदिवासी हितों की रक्षा के मामले में जयपाल सिंह जैसे नेता नेहरू के निम्नलिखित शब्दों द्वारा आश्वस्त किए गए। यथासंभव उनकी सहायता करना हमारी अभिलाषा और निश्चित इच्छा है। यथासंभव उन्हें कुशलतापूर्वक उनके लोभी पड़ोसियों से बचाया जाएगा और उन्हें उन्नत किया जाएगा। संविधान सभा ने ऐसे अधिकारों को जिन्हें न्यायालय लागू नहीं करवा सकता, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के शीर्षक के रूप में स्वीकार किया तथा उनमें सर्व स्वीकृति से कुछ अतिरिक्त सिद्धांत जोड़े गए। इनमें के संथानम वह खंड भी सम्मिलित है जिनके अनुसार राज्य को ग्राम पंचायतों की स्थापना करनी चाहिए तथा स्थानीय स्वशासन के लिए उन्हें अधिकार व शक्ति भी देनी चाहिए। टी.ए. रामलिंगम चेट्टियार ने ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी कुटीर उद्योगों के विकास से संबंधित खंड जोड़ा। अनुभवी व वरिष्ठ सांसद ठाकुरदास भार्गव ने यह खंड जोड़ा कि राज्य को कृषि व पशुपालन को आधुनिक प्रणाली से व्यवस्थित करना चाहिए। हित प्रतिस्पर्धी संविधान और सामाजिक परिवर्तन। हित प्रतिस्पर्धी संविधान और सामाजिक परिवर्तन। भारत बहुत सी स्तरों पर विद्यमान है। अलग अलग महत्वपूर्ण आदिवासी संस्कृतियों के साथ साथ अनेक धर्मों व संस्कृतियों से निर्मित यहाँ की जनसंख्या भारत की बहुलता का एक आयाम है। बहुत से विभाजन भारतीयों को वर्गीकृत करते हैं। संस्कृति, धर्म तथा जाति के विविध प्रभाव ग्रामीण, नगरी, धनी, निर्धन और साक्षर निरक्षर विभाजन पर आधारित है। ग्रामीण निर्धनों के बीच कई ऐसे उप समूह हैं जो बड़ी गहराई से जाति व निर्धनता के आधार पर स्तरीकृत किए गए हैं। नगरों के कामगार वर्ग की कई विस्तृत श्रेणियां हैं। यही नहीं, सुव्यवस्थित घरेलू उद्यमी वर्ग, व्यावसायिक एवं वाणिज्यिक वर्ग भी हैं।
नगरीय व्यावसायिक वर्ग बहुत मुखर भी है। भारतीय सामाजिक परिदृश्य और असंतोष व कोलाहल की स्थिति में हितों की प्रतिस्पर्धा राज्य के संसाधनों पर नियंत्रण के लिए है। संविधान में कुछ मूल उद्देश्य सम्मिलित किए गए हैं जो भारतीय राजनीतिक संसार में सामान्यतः न्यायोचित मानकर स्वीकृत कर लिए गए हैं। निर्धनों और हाशिए के लोगों को सक्षम बनाने में, निर्धनता उन्मूलन में, जातियों समाप्त करने तथा सभी समूहों के प्रति समानता का व्यवहार करने के लिए ये कुछ सकारात्मक चरण हैं। हितों की प्रतिस्पर्धा हमेशा किसी स्पष्ट वर्ग विभाजन को ही प्रतिबिंबित नहीं करती। किसी कारखाने को बंद करवाने का कारण यह होता है कि उससे निकलने वाला विषैला कचरा आसपास के लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। यहाँ लोगों के जीवन का प्रश्न है जिसकी सुरक्षा संविधान भी सुनिश्चित करता है। अगले पृष्ठ पर यह प्रदर्शित किया गया है कि बहुत सी चीज़ों की समाप्ति के कारण लोग बेरोजगार हो जाएंगे। जीवन यापन का साधन भी एक ऐसा मुद्दा है जिसकी सुरक्षा संविधान सुनिश्चित करता है। यह अत्यंत रोचक है कि संविधान निर्माण के समय हमारी संविधान सभा इस जटिलता और बहुलता से परिचित थी, लेकिन सामाजिक न्याय की सुनिश्चितता की उसने गारंटी दी। मध्य प्रदेश ट्राइबल्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो मध्य प्रदेश में जो जनजाति समूह है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का विरोध कर रहे हैं, उसके बारे में। बैन ऑन एम्प्लॉइंग चिल्ड्रन, HRD टू डिस्कस बिल ऑन कोटा इम्प्लीमेंटेशन। तो HRD जो मिनिस्टर है या जो विभाग है वो डिस्कस कर रहे हैं कोटा इम्प्लीमेंटेशन बिल के बारे में। बैन ऑन चाइल्ड लेबर वेलकम बट दिस गाइड हैव अ क्वेश्चन। संवैधानिक मानदंड और सामाजिक न्याय सशक्तता की व्याख्या। यह जान लेना आवश्यक है कि कानून और न्याय में अंतर है। कानून का सार इसकी शक्ति है। कानून इसलिए कानून है क्योंकि इससे बल प्रयोग अथवा अनुपालन के संचरण के माध्यमों का प्रयोग होता है। इसके पीछे राज्य की शक्ति निहित होती है। न्याय का सार निष्पक्षता है। कानून की कोई भी प्रणाली अधिकारियों के संचरण के माध्यम से ही कार्यरत होती है। ऐसे प्रमुख मानदंड जिसमें नियम और अधिकारी संचालित होते हैं संविधान कहलाता है। यह एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें किसी राष्ट्र के सिद्धांतों का निर्माण होता है। भारतीय संविधान भारत का मूल मानदंड है। अन्य सभी कानून संविधान द्वारा नियत कार्य प्रणाली के अंतर्गत बनते हैं। ये कानून संविधान द्वारा निश्चित अधिकारियों द्वारा बनाए व लागू किए जाते हैं। कोई विवाद होने पर संविधान द्वारा अधिकार प्राप्त न्यायालयों के संस्करण द्वारा कानून की व्याख्या होती है। उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च है और वही संविधान का सबसे अंतिम व्याख्याकर्ता भी है। तो यहाँ पर यह कहा गया है कि जो कानून है तो कानून के संवैधानिक ढांचे के अनुरूप ही बनाया जाएगा, और यदि अगर वह संवैधानिक ढांचे के अनुरूप नहीं बनता है तो इस पर कार्रवाई करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को या उच्च न्यायालय को होगा। उच्चतम न्यायालय ने कई महत्वपूर्ण रूपों में मौलिक अधिकारों को बढ़ाया है। नीचे दिए गए बॉक्स में इसमें कुछ उदाहरणों को दर्शाता है। मौलिक अधिकार वह सब अंतर्भूत करता है जो इसके लिए आकस्मिक है। अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन करता है और जीवन के लिए अनिवार्य गुणवत्ता, जीवन यापन के साधन, स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा और गरिमा की व्याख्या करता है। विभिन्न उद्घोषणाओं में जीवन की विशेषताओं की ओर संकेत किया गया है और इसे एक पशु मात्र के अस्तित्व में बेहतर और महत्वपूर्ण रूप से व्याख्यायित किया गया है। ये व्याख्याएं उन कैदियों को राहत पहुंचाने के लिए प्रयोग की जाती है जिन्हें प्रताड़ित करने और वंचित रखने का दंड मिला है। यह उन्हें मुक्त करने, बंधुआ मजदूरों को पुनर्निवासित करने और प्राथमिक स्वास्थ्य और शिक्षा उपलब्ध कराने की व्याख्या करता है। तो अनुच्छेद 21 जीवन जीने का अधिकार है, उसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। 1993 में उच्चतम न्यायालय ने सूचना के अधिकार को स्वीकार करते हुए कहा कि यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है और उसका अनुषंगिक अंग है जो अनुच्छेद 19 का के अंतर्गत वर्णित है। मौलिक अधिकारों के संदर्भ में नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रस्तुति है। उच्चतम न्यायालय ने समान कार्य के लिए समान वेतन निदेशक तत्व को अनुच्छेद 14 के समानता के मौलिक अधिकार के अंतर्गत माना तथा बहुत से बागान एवं कृषि श्रमिकों तथा अन्य को राहत पहुंचाई। संविधान केवल इस बात का संदर्भ ग्रंथ नहीं कि सामाजिक न्याय के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं, बल्कि इससे सामाजिक न्याय के अर्थ को प्रसारित करने की संभावनाएं भी निहित हैं। सामाजिक न्याय के समकालीन समझ को ध्यान में रखते हुए अधिकारों और कर्तव्यों की व्याख्या में सामाजिक आंदोलनों ने भी न्यायालयों और प्राधिकरणों की सहायता की है। कानून और न्यायालय ऐसी संस्थाएं हैं जहां प्रतिस्पर्धी दृष्टिकोण पर बहस होती है। संविधान वह माध्यम है जो राजनीतिक शक्ति को सामाजिक हित की ओर प्रवाहित करता है और उसे सुसंगत बनाता है। आप देखेंगे कि संविधान में लोगों की सहायता करने की क्षमता निहित है क्योंकि यह सामाजिक न्याय के आधारभूत मानदंडों पर आधारित है। उदाहरण के लिए ग्राम पंचायतों से संबंधित निदेशक सिद्धांत एक संशोधन के रूप के संथानम द्वारा संविधान सभा में लाया गया था और 40 साल के बाद 1992 के 73वें संशोधन में एक संवैधानिक विधान बन गया।
अगले भाग में आप इसके विषय में पढ़ेंगे। पंचायती राज और ग्रामीण सामाजिक रूपांतरण की चुनौतियाँ। तो पंचायती राज क्या होती है और ग्रामीण सामाजिक रूपांतरण में क्या क्या चुनौती आती है उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। पंचायती राज के आदर्श। पंचायती राज का शाब्दिक अनुवाद होता है 5 व्यक्तियों द्वारा शासन। इसका अर्थ गांव या एवं अन्य जमीनी स्तर पर लचीले लोकतंत्र की क्रियाशीलता से है। मूल स्तर से लोकतंत्र का विचार हमारे देश में विदेश से आयातित नहीं है, लेकिन ऐसा समाज जहां असमानताएं अत्यंत तीव्र है, लोकतांत्रिक भागीदारों को लिंग, जाति और वर्ग के आधार पर बाधित किया जाता है। जैसा कि आप इस अध्याय में समाचार पत्रों की रिपोर्टों में आगे देखेंगे कि ऐसे गाँव में पारंपरिक रूप से जाति से पंचायतें रही हैं, लेकिन यह हमेशा प्रभुत्वशाली समूहों की का ही प्रतिनिधित्व करती रही। इनका दृष्टिकोण प्राय रूढ़िवादी रहा है और ये लगातार लोकतांत्रिक मानदंडों और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के विपरीत निर्णय लेते रहे हैं। मतलब लोकतांत्रिक जो प्रक्रिया है इसके विपरीत निर्णय लेते हैं। तो इस तरह से पंचायती राज की जो चुनौती है उसको बताया जा रहा है। जब संविधान बनाया जा रहा था तो उसमें पंचायत की कोई चर्चा नहीं की गई थी। उस समय कई सदस्यों ने इस मुद्दे पर अपने दुख, क्रोध और निराशा को प्रकट किया था। ठीक उसी समय ग्रामीण अनुभव का उल्लेख करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने तर्क दिया कि स्थानीय कुलीन और उच्च जाति लोग सुरक्षित परिधि से इस प्रकार घिरे हुए हैं कि स्थानीय स्वशासन का मतलब होगा भारतीय शासन के पद दलित लोगों का निरंतर शोषण। निसंदेह उच्च जातियां जनसंख्या के इस भाग को चुप करा देगी। स्थानीय सरकार की अवधारणा गांधी जी को भी प्रिय थी। वे प्रत्येक ग्राम को स्वयं में आत्मनिर्भर और पर्याप्त इकाई मानते थे जो स्वयं अपने को निर्देशित करे। ग्राम स्वराज्य को वे आदर्श मानते थे और चाहते थे कि स्वतंत्रता के बाद भी गांव में यही शासन चलता रहे। पंचायती राज संस्था की त्रिस्तरीय व्यवस्था। इसकी संरचना एक पिरामिड की भांति है। संरचना के आधार पर लोकतंत्र की इकाई के रूप में ग्राम सभा स्थित होती है। इसमें पूरे गांव के सभी नागरिक शामिल होते हैं। यही वह आम सभा है जो स्थानीय सरकार का चुनाव करती है और कुछ निश्चित उत्तरदायित्व उसे सौंपती है। ग्राम सभा परिचर्चा और ग्रामीण स्तर के विकासात्मक कार्यों के लिए एक मंच उपलब्ध कराती है और निर्णय लेने की प्रक्रिया में निर्बलों की भागीदारी के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। संविधान के 73वें संशोधन ने 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत राज्य प्रणाली लागू की। यह अनिवार्य हो गया है कि प्रत्येक 5 वर्ष में इसके सदस्यों का चुनाव होगा। इसने अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए निश्चित आरक्षित सीटें तथा महिलाओं के लिए 33% आरक्षित सीटें उपलब्ध कराई। इसने पूरे जिले में विकास को प्रारूप निर्मित करने के लिए जिला उन्नयन समिति गठित की। पहली बार 1992 में 73वें संविधान संशोधन के रूप में मौलिक व प्रारंभिक स्तर पर लोकतंत्र और विकेंद्रीकृत शासन का परिचय मिलता है। इस अधिनियम में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक परिस्थिति प्रदान की। अब यह अनिवार्य हो गया है कि स्थानीय स्वशासन के सदस्य गांवों तथा नगरों में हर 5 साल में चुने जाए। इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि स्थानीय संसाधनों पर अब चुने हुए किसानों का नियंत्रण होता है। 73वें 74वें संशोधन के ग्रामीण व नगरीय दोनों ही क्षेत्रों के स्थायी निकायों के सभी चयनित मुद्दों में महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया। इसमें से 17 सीटें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। यह संशोधन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके अंतर्गत पहली बार निर्वाचित निकायों में महिलाओं को शामिल किया गया, जिसमें उन्हें निर्णय लेने की शक्ति मिली। स्थानीय निकाय, ग्राम पंचायतों, नगर निगम, जिला परिषदों आदि में 1/3 पदों पर महिलाओं का आरक्षण है। 73वें संशोधन के तुरंत बाद 1993-94 के चुनाव में 8 लाख महिलाएं एक साथ राजनीतिक प्रक्रिया में जुड़ी। वास्तव में महिलाओं को मताधिकार देने वाला यह एक बड़ा कदम था। स्थानीय स्वशासन के लिए त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली का प्रावधान करने वाला संवैधानिक संशोधन पूरे देश में 1992-93 में लागू है। महिला को अवार्ड दिया गया है, एक महिला पंच अपने ही नाम के साथ। न्यू डील फॉर पंचायत वर्कर्स, ये पेपर कट है जिसे आप देख सकते हैं। पंचायतों की शक्तियां और उत्तरदायित्व। संविधान के अनुसार पंचायत को स्वशासन के संस्थाओं के रूप में कार्य करने हेतु शक्तियां व अधिकार दिए जाने चाहिए। आज सभी राज्य सरकारों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे स्थानीय प्रतिनिधिक संस्थाओं को पुनर्जीवित करें। पंचायतों को निम्नलिखित शक्तियां उत्तरदायित्व प्राप्त है: आर्थिक विकास के लिए योजनाएं एवं कार्यक्रम बनाना, सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करने वाले कार्यक्रम को बढ़ावा देना, शुल्क, यात्री कर, जुर्माना, अन्य कर आदि लगाने में एकत्र करना, सरकारी उत्तरदायित्व के हस्तांतरण में सहयोग करना, विशेष रूप से वित्त को स्थानीय अधिकारियों तक पहुंचाना। पंचायतों द्वारा किए जाने वाले सामाजिक कल्याण के कार्यों में शामिल है कि
शमशानों एवं कब्रिस्तान का रख रखाव, जन्म और मृत्यु के आंकड़े रखना, मातृत्व केंद्रों और बाल कल्याण केंद्रों की स्थापना, पशुओं के तालाब पर नियंत्रण, परिवार नियोजन का प्रचार और कृषि कार्यों का विकास। इसके अलावा सड़कों के निर्माण, सार्वजनिक भवनों के निर्माण, तालाबों, स्कूलों के निर्माण जैसे विकासात्मक कार्य भी इसमें शामिल हैं। पंचायतें कुटीर उद्योगों के विकास में भी सहयोग करती है और छोटे सिंचाई कार्यों को भी देखभाल करती है। बहुत से सरकारी योजनाएं जैसे कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, एकीकृत बाल विकास योजना आदि पंचायत के सदस्यों द्वारा संचालित होती है। संपत्ति, व्यवसाय, पशु, वाहन आदि पर लगाए गए कर, चुंगी भू राजस्व आदि पंचायतों की आय के मुख्य स्रोत है। जिला पंचायत द्वारा प्राप्त अनुदान पंचायत के संसाधनों में वृद्धि करते हैं। पंचायतों के लिए अनिवार्य है कि वे अपने कार्यालय के बाहर बोर्ड लगाए जिसमें प्राप्त वित्तीय सहायता के उपयोग से संबंधित आंकड़े लिखे हों। यह व्यवहार यह सुनिश्चित करने के लिए अपनाया गया है कि जमीनी स्तर के सामान्य जन के सूचना के अधिकार को सुनिश्चित किया जा सके और पंचायतों के सारे कार्य जनता के समक्ष हों। लोगों के पास पैसों के आवंटन की छानबीन का अधिकार है। साथ ही वे यह भी पूछ सकते हैं कि गांव कल्याण और विकास हेतु लिए गए निर्णय के कारण क्या हैं। कुछ राज्यों में न्याय पंचायतों की भी स्थापना की गई। कुछ छोटे मोटे दीवानी और आपराधिक मामलों की सुनवाई का अधिकार इनके पास होता है। ये जुर्माना लगा तो सकते हैं लेकिन कोई सजा नहीं दे सकते। ये ग्रामीण न्यायालय प्रायः कुछ पक्षों के आपसी विवादों में समझौता करने में सफल होते हैं। विशेष रूप से ये तब प्रभावशाली होते हैं जब किसी पुरुष द्वारा दहेज के लिए स्त्री को प्रताड़ित किया जाए या उसके विरुद्ध हिंसात्मक कार्रवाई की जाए। पंचायती राज मिनिस्ट्री प्रिपेयर्स सॉफ्टवेयर टू एड ट्रांसफर ऑफ फंड्स। जनजातीय क्षेत्रों में पंचायत राज। बहुत से आदिवासी क्षेत्रों की प्रारंभिक स्तर के लोकतांत्रिक कार्यों को अपनी समृद्ध परंपरा रही है। हम मेघालय से संबंधित एक उदाहरण दे रहे हैं। गारो, खासी और जयंतिया तीनों ही आदिवासी जातियों की सैकड़ों साल पुरानी अपनी राजनीतिक संस्थाएं रही है। ये राजनीतिक संस्थाएं इतनी स्वीकृत थी कि ग्राम, वंश और राज्य के स्तर पर ये बड़ी कुशलता से कार्य करती थी। उदाहरण तक खासियों की पारंपरिक राजनीतिक प्रणाली में प्रत्येक वंश की अपनी परिषद होती थी जिन्हें दरबार कुर कहा जाता था और जो उस वंश के मुखिया के निर्देशन में कार्य करता था। यद्यपि मेघालय में जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक राजनीतिक संस्थाओं की परंपरा रही है, लेकिन आदिवासी क्षेत्रों का एक बड़ा खंड संविधान के 73वें संशोधन के प्रावधान से बाहर है। शायद ये इसलिए क्योंकि उस समय की नीतियां बनाने वाले पारंपरिक राजनीतिक संस्थाओं में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे। दलित जातियों की कलावती चुनाव लड़ने के संबंध में चिंतित थी। आज वह एक पंचायत सदस्य है और यह अनुभव कर रही है कि जब से वह पंचायत सदस्य बनी है तब से उसका विश्वास और आत्मसम्मान बढ़ गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि उसका अपना एक नाम है। पंचायत के सदस्य बनने से पहले वह रामू की मां या हीरालाल की पत्नी के नाम से जानी जाती थी। यदि वह ग्राम प्रधान पद का चुनाव हार गई तो उसे अनुभव होगा कि उसकी सखियों की नाक कट गई। स्रोत एक महिला समाख्या नामक गैर सरकारी संगठन द्वारा दर्ज किया गया है जो ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कार्य करता है। महिला समाख्या नामक वन पंचायत। उत्तराखंड में अधिकांश कार्य महिलाएं करती है क्योंकि पुरुष प्रायः रक्षा सेवाओं के लिए बाहर नियुक्त होते हैं। खाना बनाने के लिए अधिकांश ग्रामीण लड़कियों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे कि वनों का कटाव पर्वतीय क्षेत्रों की एक बड़ी समस्या है। कभी कभी पशुओं का चारा और लकड़ी इकट्ठा करने के लिए औरतों को मीलों पैदल चलना पड़ता है। इस समस्या के समाधान के लिए औरतों ने वन पंचायतों की स्थापना की। वन पंचायत की औरत पौधशालाएं बनाकर छोटे पौधों का पालन पोषण करती है जिन्हें पहाड़ी ढालों पर रोपा जा सकता है। इसकी सदस्य आसपास के जंगलों की अवैध कटाई से सुरक्षा भी करते हैं। चिपको आंदोलन, जिससे कि पेड़ों को कटने से बचाने के लिए औरतें उनसे चिपक जाती थी, इस क्षेत्र में भी प्रारंभ किया गया था। निरक्षर महिलाओं के लिए पंचायती राज प्रशिक्षण। यह पंचायती राज प्रणाली की शक्तियों के प्रचार प्रसार का नवचारी उपाय है। सुखीपुर और दुखीपुर नामक दो गांवों की कहानियां कपड़े की फड़ कहानी करने के परंपरा लोक माध्यम के द्वारा प्रस्तुत की गई है। दुखीपुर गांव में एक भ्रष्ट प्रधान थी विमला। उसने गांव में स्कूल बनवाने के लिए पंचायत से धन लिया था,
लेकिन उसका उपयोग उसने अपने परिवार का घर बनवाने के लिए किया। गांव का बाकी हिस्सा दुखी और गरीब था। दूसरी तरफ सुखीपुर गांव में एक साधारण वर्ग की औरत प्रधान थी। उसने ग्रामीण विकास के पैसों को गांव के भौतिक संसाधनों को बढ़ाने के लिए खर्च किया। इस गांव में प्राथमिक चिकित्सालय, सड़कें और पक्के मकान थे। बस यहां आराम से पहुंच सकती थी। लोक संगीत और चित्रमय फड़ दोनों एक साथ समर्थ सरकार और उसमें भागीदारी प्रचार प्रसार के लिए उपयोगी हथियार थे। कहानी कहने का ये नया तरीका निरीक्षण महिलाओं में जागरूकता फैलाने में बहुत प्रभावशाली था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस प्रचार ने यह संदेश दिया कि केवल मतदान करना, चुनाव में खड़े होना या जीतना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह जानना भी आवश्यक है कि किसी व्यक्ति को क्यों मत दिया जाए, उसमें ऐसी क्या विशेषता होना चाहिए और वह आगे क्या करना चाहता है। गीत फंड के माध्यम से कही गई कहानी सत्यनिष्ठा का पक्ष भी प्रबल करती है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम महिला समाख्या नामक और गैर सरकारी संगठन द्वारा संयोजित किए गए। जैसा कि समाजशास्त्री टिपलूट नोकबंगरी ने कहा है कि आदिवासी संस्थाएं अपनी संरचना और क्रियाकलाप में लोकतांत्रिक ही हो, यह आवश्यक नहीं है। भुरिया समिति की रिपोर्ट पर टिप्पणी करते हुए नोकबंगरी ने कहा कि हालांकि पारंपरिक आदिवासी संस्थाओं पर समिति की चिंता प्रशंसनीय है, लेकिन स्थिति की जटिलता का आकलन कर पाने में समर्थ रही। आदिवासी समाजों में प्रबल समतावादी लोकाचार पाया जाता है। इसके बावजूद उनमें स्त्रीकरण के तत्व कहीं न कहीं उपस्थित है। आदिवासी राजनीतिक संस्थाएं केवल महिलाओं के प्रति असहिष्णुता के लिए ही नहीं जानी जाती, बल्कि सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया ने इस व्यवस्था में विकृतियां भी उत्पन्न कर दी है, जिससे यह पहचानना मुश्किल है कि क्या पारंपरिक है और क्या अपारंपरिक। यह आपको परंपरा की परिवर्तनशील प्रकृति की याद दिलाता है, जिसकी चर्चा हम अध्याय 1 व 2 में कर चुके हैं। लोकतंत्रीकरण और असमानता। अब आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा कि जिस देश में जाति, समुदाय और लिंग आधारित असमानता का लंबा इतिहास हो, ऐसे समाज में लोकतंत्रीकरण आसान नहीं है। पिछली पुस्तक में आप विभिन्न प्रकार की असमानताओं से परिचित हो चुके हैं। अध्याय 4 में ग्रामीण भारतीय संरचना की और अच्छी जानकारी प्राप्त करेंगे। ऐसी असमान और अलोकतांत्रिक सामाजिक संरचनाओं को देखने के बाद यह आश्चर्यजनक नहीं लगता कि बहुत से मामलों में गांव के कुछ विशेष समुदाय जाति से संबंधित लोग न तो गांव की समितियों में शामिल किए जाते हैं और न उन्हें ऐसे क्रियाकलापों की सूचना दी जाती है। ग्राम सभा के सदस्य प्राय एक ऐसे छोटे से गुट द्वारा नियंत्रित व संचालित किए जाते हैं जो मीर किसानों या उच्च जाति के जमींदार के होते हैं। बहुसंख्यक लोग देखते भर रह जाते हैं और ये लोग बहुमत को अनदेखा करके विकासात्मक कार्यों का और सहायता राशि बांटने का फैसला कर लेते हैं। नीचे के बॉक्सों में दी गई रिपोर्ट जमीनी या तृणमूल स्तर के विभिन्न अनुभवों को दिखाती है। यह रिपोर्ट दर्शाती है कि पारंपरिक पंचायतों का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। एक और रिपोर्ट दर्शाती है कि कुछ मामलों में पंचायती राज संस्थाएं कैसे आमूल परिवर्तन लाती है, जबकि एक और रिपोर्ट यह दर्शाती कि कैसे लोकतांत्रिक पैमाने पर काम नहीं कर पाते, क्योंकि ही समूह परिवर्तनों को विरोध करते हैं और उनके लिए केवल पैसा महत्वपूर्ण है। सम्मान का प्रश्न। जाति पंचायतें स्तर को ग्रामीण नैतिकता का अभिभावक सिद्ध कर रही हैं। अक्टूबर 2004 का ऐसा पहला मामला जो सुर्खियों में रहा, जब झज्जर जिले के आसादा गांव की पंचायत राठी खाप ने सोनिया के सामने ये शर्त रखी कि अगर उसे गांव में रहना है तो अपना गर्भपात करना होगा और अपनी शादी तोड़कर पति रामफल को अपना भाई मानना पड़ेगा। उसकी शादी 1 साल पहले हुई थी। उस दंपति का अपराध यह था कि उन्होंने एक ही गोत्र में विवाह किया था। हालांकि हिंदू विवाह अधिनियम भी इसे मान्यता देता है। सोनिया और रामपाल केवल हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देश पर वहां की सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुरक्षा व्यवस्था के बाद ही साथ रह सके। इसी तरह मुजफ्फरनगर की अंसारी जाति की पंचायत ने पिछले साल यह निर्णय दिया कि अपने ससुर द्वारा बलात्कार होने के बाद इमराना अपने पति की मां बन चुकी है। मेरठ की एक पंचायत ने फैसला दिया कि अपने दूसरे पति
द्वारा गर्भवती होने के बावजूद भी गुड़ियों को पहले पति के पास लौट जाना चाहिए, जो कि 5 वर्ष बाद वापस आया था। धन और विशेषाधिकार की भूमिका, ग्रामीणों की भूमिका। सुपर सरपंच सीट महिलाओं के लिए आरक्षित कोटे में रखी गई, फिर भी पंचायत के निवासियों ने इसे प्रतिभागियों के पतियों के बीच प्रतिस्पर्धा माना। एक तरफ सरपंच पद का उम्मीदवार था राम राय मेवाड़ा, जो केकड़ी में एक शराब की दुकान का मालिक था, और दूसरी तरफ उसी गांव का जमींदार चंद सिंह ठाकुर था। गांव वालों ने मेवाड़ा की असलियत खोल दी और 2002-3 के सूखा राहत कार्य में उसने नकली नामावली बनाई थी। हालांकि उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन इस बार गांव वाले उस पंचायत से बाहर देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ठाकुर को कड़े संघर्ष के लिए उसके सामने रखा और सुपा के निवासियों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि मेवाड़ा के विरुद्ध कड़े मुकाबले के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति ठाकुर ही है। अधिक भागीदारी और सूचना के लिए सामाजिक आंदोलनों और संगठनों की भूमिका। 24 जनवरी को धोरेला गांव में एक सभा हुई। घोषणाएं करके बच्चों को इकट्ठा करके उन्हें नारे सिखाए गए। और दरवाजे दरवाजे जाकर लोगों को बताया गया। एक स्थानीय एनजीओ के अच्छी छवि वाले एक कार्यकर्ता ने चौपाल में सभा के लिए आने का लोगों से निवेदन किया। स्थानीय एनजीओ द्वारा समर्थित प्रत्याशी का घोषणा पत्र पढ़ा गया और उसने एक छोटा सा भाषण भी दिया। उसने घोषणा पत्र उसमें कहा था कि वे एक सरपंच के रूप में घूस नहीं लेगा, प्रचार में 2000 रुपये से अधिक खर्च नहीं करेंगे आदि। लोगों को मत खरीदने के लिए और प्रचार कार्य के खर्च में सहयोग के लिए शराब और गुड़ बांटा जाता है और जीपों का खुलकर प्रयोग किया जाता है। एकत्रित गाँव वालों के समान भ्रष्टाचार की पूरी श्रृंखला स्पष्ट की गई। कम खर्च के चुनाव गरीबों की सहभागिता को स्वीकार ही नहीं करते, बल्कि वे भ्रष्टाचार मुक्त पंचायतों की संभावना भी प्रबल करते हैं। राजनीतिक दल, दबाव समूह और लोकतांत्रिक राजनीति। राजनीतिक दल, दबाव समूह और लोकतांत्रिक राजनीति। आप स्मरण करेंगे कि यह अध्याय लोकतंत्र की परिभाषा के उदाहरण के साथ प्रारंभ हुआ था। लोकतंत्र एक शासन के रूप में जो जनता का जनता द्वारा जनता के लिए है। जैसे जैसे यह अध्याय आगे बढ़ेगा, आप पाएंगे कि यह परिभाषा लोकतंत्र की आत्मा उसके मूल अर्थ का तो पकड़ता है, लेकिन लोगों का एक समूह और दूसरे समूह के बीच के बहुत सी विभाजनों को स्पष्ट नहीं करते हैं। आप देख चुके हैं कि किस प्रकार हित और चिंता अलग अलग है। भारतीय संविधान विषयक अनुभाग में 2 में हमने ऐसा है कि कैसे विभिन्न समूहों ने संविधान सभा में अपने अपने हितों और सरकारों का प्रतिनिधित्व किया। भारतीय लोकतंत्र कहानी में हमने विभिन्न समूह के हितों को भी देखा। हर सुबह के अखबार पर एक दृष्टि मात्र से ही अनेक ऐसे उदाहरण देखेंगे कि विभिन्न समूह कैसे अपनी आवाज़ सुनाना चाहते हैं और सरकार का ध्यान अपनी परेशानियों को आकृष्ट करना चाहते हैं। अब यह प्रश्न उठता है कि सभी ही समूह तुलनीय हैं। क्या एक अशिक्षित किसान या एक शिक्षित कर्मचारी अपनी बात को सरकार के सामने उतने ही साफ तौर पर और विश्वसनीय ढंग से रख सकता है जैसे कि एक उद्योगपति? न तो उद्योगपति और न ही किसान या कर्मचारी अपनी बात को केवल व्यक्तिगत रूप में रखते हैं। उद्योगपति फेडरेशन ऑफ इंडियन कॉमर्स एंड चैम्बर्स, एसोसिएशन ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स जैसे संगठन बनाते हैं। कर्मचारी इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस या द सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड यूनियंस बनाते हैं। किसान कृषि संगठन बनाते हैं, जैसा कि शेतकारी संगठन कृषि मजदूरों का अपना अलग संघ होता है। अंतिम पाठ में आप अन्य प्रकार के संगठनों और सामाजिक आंदोलनों जैसे आदिवासी एवं परिवहन आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। सरकार के लोकतांत्रिक प्रारूप में राजनीतिक दल मुख्य भूमिका अदा करते हैं। एक राजनीतिक दल को निर्वाचन प्रक्रिया द्वारा सरकार पर न्यायपूर्ण नियंत्रण स्थापित करने की और उन्मुख संगठन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। राजनीतिक दल एक ऐसा संगठन होता है जो सत्ता हथियाने और सत्ता का दुरुपयोग कुछ विशिष्ट कार्यों को संपन्न करने के उद्देश्य से स्थापित करता है। राजनीतिक दल समाज को कुछ विशेष समझ और यह कैसे होना चाहिए पर आधारित होते हैं। लोकतांत्रिक प्रणाली में विभिन्न समूहों के हित
राजनीतिक दलों द्वारा ही प्रतिनिधित्व प्राप्त करते हैं। जो उनके मुद्दों को उठाते हैं। विभिन्न ही समूह राजनीतिक दलों को प्रभावित करने के लिए कार्य करते हैं। जब किसी समूह का लगता है कि उसके हित की बात नहीं की जा रही है तो वह एक अलग दल बना लेता है या फिर वह दबाव समूह बना लेता है जो सरकार से अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। हित समूह राजनीतिक क्षेत्र में कुछ निश्चित हितों को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं। ये प्राथमिक रूप से वैधानिक अंगों के सदस्यों का समर्थन प्राप्त करने के लिए बनाए जाते हैं। कुछ स्थितियों में राजनीतिक संगठन शासन सत्ता पाना चाहते हैं लेकिन वे इनकार कर देते हैं क्योंकि उन्हें कुछ मानक माध्यमों द्वारा ऐसा अवसर नहीं मिलता है। ऐसे संगठन तब आंदोलन में बने रहते हैं जब तक उन्हें मान्यता नहीं मिलती। हर साल फरवरी के अंत में भारत सरकार के वित्त मंत्री संसद के सामने बजट पेश करते हैं। उसके पहले रोज अखबार में यह अखबार छपती है कि भारतीय उद्यमों के संगठन, श्रमिक संघों, किसानों और महिलाओं के संगठनों ने वित्त मंत्रालय के साथ बैठक की। क्या सभी दबाव समूह समझे जा सकते हैं? ये वास्तव में दबाव समूह है। पहले व दूसरे दोनों ही क्रियाकलापों में बताया गया है कि सरकार पर दबाव बनाने के लिए सभी समूहों में समान क्षमता नहीं है। अतः कुछ लोग यह तर्क देते हैं कि दबाव समूह की अवधारणा प्रबल सामाजिक समूहों जैसे वर्ग अथवा जाति अथवा लैंगिक समूह आदि की शक्ति को हतोत्साहित करती है। वे यह अनुभव करते हैं कि यह कहना अधिक सही होगा कि प्रबल वर्ग ही राज्य को नियंत्रित करते हैं। यहाँ इस बात का यह अर्थ नहीं है कि सामाजिक आंदोलन और दबाव समूह लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते। 8वां अध्याय यही दर्शाता है। दल के संबंध में मैक्स वेबर के विचार। वर्गों की वास्तविक स्थिति अर्थ प्रणाली के क्रम में है जबकि परिस्थिति समूहों के स्थान सामाजिक क्रम में है, लेकिन दल शक्ति संरचना के अंतर्गत होते हैं। दलों की क्रियाएं हमेशा एक ऐसे उद्देश्य के लिए होती है जिसकी प्राप्ति एक नियोजित दृष्टि के लिए की जाती है। उद्देश्य एक कारण हो सकता है या उद्देश्य निजी भी हो सकता है। मुंबई महानगर में विकास कार्यों में ठोस सुधार द्वारा हम आपको समझाएंगे कि ये प्रतिस्पर्धी हित कैसे कार्य करते हैं। हाल के वर्षों में देखने को मिला कि भारतीय नगरों को भूमंडलीय नगर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद मुंबई की पहली यात्रा के दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि यह मेरा सपना था कि मुंबई शंघाई जैसे शहर में रूपांतरित हो जाए। नगरीय योजना बनाने वालों और परिकल्पना करने वालों की दृष्टि से मुंबई को तत्काल उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम से जोड़ने की आवश्यकता है। इस ओर उनका तर्क यह था कि मुंबई को एक वृत्त में घेरने के लिए एक एक्सप्रेस रिंग वे के निर्माण की आवश्यकता है ताकि वह मुक्त मार्ग शहर के भीतर के किसी भी बिंदु से 10 मिनट के अंदर पहुंच सके। शीघ्र प्रवेश एवं निकास तथा दक्ष यातायात विसर्जन शहर की प्रवाहमय क्रियाशीलता के लिए अति आवश्यक है। कम विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के लिए सड़क की भूमिका कुछ अलग भी है। वे संपर्क के मुक्त मार्ग से भी अधिक बहुत कुछ है। चाहे इसे अच्छा माने या बुरा, सड़कें प्रायः बाजार बन जाती है। मेले, तीर्थ यात्रा, मनोरंजन और आर्थिक विनिमय जैसे विभिन्न उद्देश्य के लिए साधन बन जाते हैं। सड़क पर रहते हुए लोगों को सार्वजनिक और निजी स्थानों के बीच कोई अंतर नहीं दिखाई देता क्योंकि वे वहीं पर खरीदना बेचना, खाना पीना, क्रिकेट खेलना, यहाँ तक कि खड़े रहना और घूमना फिरना भी चलता रहता है। नगर की योजना बनाने वालों ने संकेत किया है कि कैसे ये क्रियाकलाप यातायात को रोकते हैं और उनके सामने अवरोध पैदा करते हैं। इन अवरोध को कम करने के लिए गरीब लोगों को शहर के बाहरी भागों में बसा दिया गया है। मैकेंजी ने एक निजी परामर्शदाता द्वारा तैयार किए गए दस्तावेज मुंबई विजन में गरीबों का घर बनाने की योजना शहर के बाहर नमक की परत वाली जमीन पर है। उनके जीवनयापन के साधनों का क्या होगा? निम्नलिखित उदाहरण गरीबों की आवाज़ को पूरी तरह अभिव्यक्त करता है। हम वास्तव में मानव
बुलडोज़र और मानव ट्रैक्टर हैं। ज़मीन को सबसे पहले हमने समतल किया, हमने शहर को योगदान दिया, हाँ, तब हमारी गंदगी शहर से बाहर आती है। मैं भीख नहीं मांगता, मैं तुम्हारे कपड़े धोता हूँ। औरतें काम पर जा सकती हैं क्योंकि उनके बच्चों की देखभाल के लिए हम रहते हैं। मंत्रालय, कलेक्ट्रेट, बम्बई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कर्मचारी, यहाँ तक कि पुलिस के लोग भी मलिन बस्तियों में रहते हैं क्योंकि हम होते हैं तो औरतें रात में सुरक्षित घूम सकती हैं। बॉम्बे फर्स्ट जैसे समूह सबसे पहले मुंबई को वर्ल्ड क्लास सिटी होने के बात करते हैं। यह कैसे वर्ल्ड क्लास सिटी बन सकती है जबकि शहर के गरीबों को रहने की जगह नहीं। सड़क का प्रयोग। अब यहाँ पर प्रश्नावली आ गया है और इस तरह से यह हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। तो हम धीरे धीरे करके एनसीईआरटी के जितने भी कंप्लीट बुक हैं सभी को कंप्लीट करेंगे और साथ में अन्य स्टैंडर्ड बुक को भी धीरे धीरे करके हम लोग कंप्लीट करेंगे। इन चीज़ों को अगर आप एक बार पढ़ते हैं या रिवाइज करते हैं या किसी भी प्रकार का मतलब वीडियो में अगर इसे आप देख लेते हैं तो आपको अन्य चीज़ को करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि हम इसमें बिना किसी शब्दों को छोड़े कंप्लीट बुक को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जामों में भी काम आ सकता है, आपके अन्य किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में काम आ सकता है। और एनसीईआरटी प्राय जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है सरकार सभी में काम आता है। तो यूपीएससी रीडिंग चैनल में लगातार बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।